दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 562 नंबर का लेक्चर है। बायोलॉजी की बात करें तो ये हमारा 12 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,860 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और हमने जो आज टॉपिक चूज किया है ये वर्गिकी से संबंधित ही टॉपिक है, जिसमें स्तनधारी वर्ग के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ उपवर्ग हैं जिसमें प्रोटीथीरिया है या फिर मेटाथीरिया है और यूथीरिया है, तो इसके बारे में भी देखा जाएगा। ये उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं, इनसे संबंधित सवालों को भी देखेंगे। ठीक है, कई बार बच्चों को लग रहा होगा कि नितिन सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए मेरी आदत ही है, मैंने कसम खाई है कि मैं पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, मतलब पूरा पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि जो आप चाहते वो पढ़ाऊंगा, जो बायोलॉजी का सिलेबस है मैं वो पढ़ाऊंगा। आपके चाहने ना चाहने से कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है। ठीक है, आज एक ही बच्चा कह रहा था कि सर ये वीडियो जो आप पढ़ा रहे इस पे इतनी कम वाचिंग क्यों आ रही है। देखिए वाचिंग ना जो लोग देखते हैं वो देखें, मुझे पता आज इस वीडियो पे वाचिंग नहीं आ रही है। 4 साल बाद आप इस वीडियो को ओपन करके देखेंगे तो वीडियो मिलियन में आपको चला हुआ मिलेगा। ये आदत है, मैं जो आज पढ़ाता हूं वो 4 साल बाद वायरल होगा, आज नहीं वायरल होगा। इतना अच्छा क्वालिटी की क्लास आप YouTube पर तलाशते रह जाएंगे, आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए सीधे क्लास में आइए ना, मैं आपको दिखाता हूं, सवाल दिखाता हूं। पसंद आएगा तो पेड कोर्स का डेमो जरूर देखिएगा। देखिए मैं कभी बच्चे से नहीं कहता आप पेड कोर्स खरीदो, मैं कहता हूं आप डेमो देख लो। डेमो पसंद आए तो परचेज करना, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो फ्री क्लास है उसे तो एक बार आप देखिए। ये निवेदन आपसे रहता है मेरा। ठीक है, चलिए सवाल आता है दोस्तों, कह रहा किसका शरीर नियत तापी होता है। ऐसे सवाल परीक्षा में आता है, बच्चों को ये नहीं पता कि नियत तापी मतलब क्या होता है। नियत तापी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने शरीर को हमेशा गर्म रखते हैं, हमेशा गर्म रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम नियत तापी कहते हैं। और जब ये नियत तापी पूछेगा तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा। कितना ऑप्शन होगा? 2 ऑप्शन। या तो पक्षी वर्ग के जितने भी जीव हैं, पक्षी वर्ग के, वो भी नियत तापी होते हैं, या स्तनधारी वर्ग के जितने भी जीव हैं, स्तनधारी वर्ग के जितने भी जीव हैं वो भी दोस्तों नियत तापी होते हैं। तो ये 2 आपके पास ऑप्शन मिलता है, इसे आप याद रखेंगे। समझ गए ना। बाकी और जितने जीव होते हैं जैसे सर्प वगैरह की बात करेंगे ना, वो सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड मतलब वो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान बदल देते हैं, गर्म ठंडा दोनों कर पाते हैं। लेकिन स्तनधारियों के पास ये गुण नहीं होता है। स्तनधारी सिर्फ गर्म करके रख सकते हैं, इसको ठंडा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, अंतर होता है। आगे है स्तनधारियों का हृदय जो है ये कितने कक्षीय होता है, तो याद रखेगा स्तनधारियों का हृदय ये 4 कक्षीय होता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। इसमें 4 कक्ष में याद रखेंगे 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अच्छा मैं ये भी बता दूं, हृदय की बात हो ही रही है तो ये जो 4 कक्षीय हृदय है ना, 4 कक्षीय हृदय, याद रखेगा पक्षी वर्ग में भी 4 कक्षीय हृदय होता है और स्तनधारियों में भी 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, स्तनधारी वर्ग में भी 4 कक्षीय हृदय होता है। प्लस एक अपवाद है दोस्तों। अपवाद में एक है मगरमच्छ। ठीक है, अपवाद में क्या दोस्तों, मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ ये आता है सरीसृप वर्ग का है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी इसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है। बाकी सरीसृप में 4 कक्षीय हृदय नहीं होता है, बाकी में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो इस चीज को भी आपको भूलना नहीं है। कर किसकी त्वचा में स्वेद और तैल ग्रंथियां पाई जाती है। स्वेद मतलब क्या होता है? स्वेद मतलब पसीना होता है। ठीक है, पसीना, जी हाँ दोस्तों, पसीना और तैली ग्रंथियां किसकी त्वचा में पाई जाती हैं, तो ये स्तनधारियों की खासियत होती है। ठीक है, स्तनधारी वर्ग के जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, के जीव में ये तैल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और स्वेद पसीने का गुण भी पाया जाता है। खास करके मनुष्यों के अंदर दोस्तों ये गुण होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, किस वर्ग की मादा में दुग्ध ग्रंथियां, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। किस वर्ग की मादा में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए मैं आपसे कहूं कि स्तनधारियों का गुण क्या है। ठीक है, स्तनधारी की पहचान, ठीक है, स्तनधारी की पहचान कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसके पहचान में सबसे बड़ा पहचान ये है कि ये बच्चे देते हैं, बच्चे को जन्म, ठीक है,
स्तनधारी हमेशा बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरी पहचान है, ठीक है, दुग्ध, ठीक है, इनके शरीर में दुग्ध बनता है। तीसरी पहचान है गर्म खून, ठीक है। ये कुछ बेसिक पहचान है जिससे पता चलता है कि कोई जीव स्तनधारी है या नहीं है। अभी पूछा है कि किस वर्ग की मादा में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो स्तनधारी वर्ग की मादा की ही बात हो रही है, ठीक है। ये स्तनधारी वर्ग की जो मादा होती है इसके शरीर में दोस्तों ये पाए जाते हैं। तो ये सिंपल सा बात हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। स्तनधारियों को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। स्तनधारियों को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? हम तो सिर्फ पढ़ते हैं स्तनधारी, ठीक है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि स्तनधारी ये 2 उपवर्ग में दोस्तों बट जाते हैं। वो 2 उपवर्ग दोस्तों है कौन कौन सा? तो याद रखेगा, अच्छा 2 नहीं, इसमें 3 बट जाते हैं, ठीक है, पूरा 3 होते हैं क्योंकि अंडे वाले भी होते हैं। अभी मैं आपको एक एक बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। तो ये जो स्तनधारियों का वर्ग है ये 3 भागों में दोस्तों बढ़ जाता है। जो आप शुरू में पढ़ रहे थे ना, ये मेटाथीरिया, यूथीरिया और प्रोटोथीरिया, ठीक है। तो इसी को लिख लीजिएगा, प्रोटोथीरिया, ठीक है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और क्या था दोस्तों आपका यूथीरिया, यूरो नहीं होता, यूथीरिया नाम है। तो ये स्तनधारियों को कितने वर्गों में बांटा गया दोस्तों? सीधे सीधे 3 वर्गों में बांटा गया स्तनधारियों को। ये भी आप जो है याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं ना? चलिए और आगे आते हैं। अगला सवाल दे रहा है, यहां पर ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल दे रहा है कि प्रोटोथीरिया वर्ग में कौन आता है जो अंडे देते हैं और उसमें कई लक्षण सरीसृपों के पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप अभी आपने पढ़ा कि ये जो प्रोटोथीरिया है, ठीक है, ये जो प्रोटोथीरिया वर्ग है ये दोस्तों किससे संबंधित है? आपने पढ़ा कि स्तनधारी से संबंधित है। तो स्तनधारी कब से अंडे देने लगे? स्तनधारी तो बच्चों को जन्म देते हैं ना, लेकिन स्तनधारी वर्ग में रहने के बावजूद ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और उनमें कई लक्षण सरीसृपों के पाए जाते हैं, ऐसे कौन कौन से जीव हैं? तो ऐसे 2 जीवों का नाम आता है। एक जीव है दोस्तों एकिडना और एक जीव है दोस्तों बतख चोंच, ठीक है, बतख चोंच वाली, ठीक है, बतख चोंच वाली प्लेटिपस। क्या नाम है दोस्तों? बतख चोंच वाली प्लेटिपस, एक जीव ये है। ऐसे 2 जीव हैं दोस्तों, ये स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं लेकिन अंडे देते हैं। तो स्तनधारी की श्रेणी में रखा क्यों गया है? रखने का कारण है दोस्तों कि अंडे जरूर देते हैं लेकिन दूध भी पिलाते हैं। समस्या खड़ा हुआ कि नहीं? इस वजह से दोस्तों ये चीजें आई जाती है। तो प्लेटिपस का नाम भी आप याद रखेंगे। ये सब नई नई चीजें भाई, जब आप इस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तब समझिए कि बायोलॉजी आपका तैयार है। मैं औरों की तरह नहीं हूं कि केवल जो मसालेदार बातें वो बताऊं और चला जाऊं। मुझे पूरी बायोलॉजी पढ़ाना है। इसी तरह से आज ये 9वां विषय में पढ़ा रहा हूं, इस तरह से मैंने 8 विषय पूरा पढ़ा है और कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है। उन विषय में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक आए जो, अच्छा बच्चे को क्या है ना, जो आसान लगता है वही पढ़ता है, जो कठिन लगता है पढ़ता नहीं है। और ये बायोलॉजी के सबसे कठिन टॉपिक में से एक है, इसीलिए बच्चा यहां से भागता है। कह कौन सा स्तनधारी जीव जो अंडे देता है, ठीक है, और प्रत्यक्षता बच्चे पैदा नहीं करता है, ठीक है, वह कौन सा जीव है जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे पैदा नहीं करता? बताया तो कि एकिडना है और बतख चोंच वाला प्लेटिपस है, ठीक है। तो ऐसे 2 जीव हैं दोस्तों, कौन कौन सा है? एकिडना, एक तो एकिडना है, दूसरा क्या है दोस्तों? बतख चोंच वाली, ठीक है, बतख चोंच वाली, ठीक है, बतख चोंच वाली। जैसे बत्तख का चोंच होता है ना, उसी तरह से इसका होता है। इसको बोलते हैं प्लेटिपस। क्या बोलते हैं? प्लेटिपस, ठीक है, बतख चोंच वाली प्लेटिपस। ये दोनों की खासियत होती है कि ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों? अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इनको किस श्रेणी में रखा गया है? इनको प्रोटोथीरिया वाली श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इनको क्या कहा गया दोस्तों? इनको किस श्रेणी में रख दिया गया? इनको प्रोटोथीरिया में रखा गया है। ये आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। अगला सवाल करा, किस उपवर्ग के जंतु न तो पूर्ण विकसित बच्चे पैदा करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जंतु हैं लेकिन लिख रहा न तो पूर्ण विकसित बच्चे पैदा करते हैं, इनके बच्चे पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, और ना ही दोस्तों ये अंडे देते हैं, ठीक है, ना ही अंडे देने वाले जीव हैं। ना तो बच्चे दे रहे हैं ना अंडे दे। ये भगवान, अरे भाई जनन कैसे होगा? इनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? कर अंडे नहीं देते और पूरी तरह से विकसित बच्चे भी नहीं देते हैं।
तो भाई इनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए बच्चे देते हैं लेकिन अविकसित बच्चे देते हैं, फिर बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तब उनका विकास आरंभ होता है। समझिएगा, कह रहा ये बच्चे जो होते हैं ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, और जन्म देने के बाद मादाएं जो होती हैं उनके पास एक थैली होता है जिसको मार्सुपियस थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सुपियस थैली कहते हैं। उसी में बच्चों को रख लेते हैं। कंगारू वगैरह को देखा है? कंगारू अपने बच्चे को जन्म देकर के उसी थैली में बिठा लेती है मादा, और उसी में फिर उसका विकास होता है। कुछ विकास पेट के अंदर होता है, कुछ विकास पेट के बाहर होता है। कैसा नेचर है बताइए, प्रकृति के कैसे कैसे रूप हमें देखने को मिलते हैं, आप समझिएगा। ये जो मार्सुपियस थैली, इसीलिए इसको मार्सुपियल्स भी कहते हैं। इस उपवर्ग को इसी कारण क्या कह दिया जाता है? इसी कारण इस उपवर्ग को क्या कह दिया जाता है? मार्सुपियल्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मार्सुपियस थैली है, जिस थैली में बच्चे का विकास होता है, उसी के नाम पर इसका नाम मार्सुपियल्स पड़ गया। वैसे सीधे सीधे देखेंगे तो स्तनधारियों का जो मेटाथीरिया वर्ग है वो इससे संबंधित है। ठीक है, इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसको मेटाथीरिया वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाथीरिया वर्ग। ठीक है, तो याद रखेगा, अल्प विकसित अपरिपक्व बच्चों को जन्म। ठीक है, अपरिपक्व बच्चों को जन्म। ठीक है, बच्चों को जन्म ये मिलता है यहां पर, ये आप याद रखेंगे। समझ में आ गया ना? अच्छा, पहले हमने देखा कि स्तनधारियों का ऐसा वर्ग जो अंडे देता है स्तनधारी लेकिन अंडे देता है, तो हमने कहा प्रोटोथीरिया। फिर है स्तनधारी लेकिन वह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है, इसलिए हमने उसका नाम रखा मेटाथीरिया। उसका नाम हमने क्या रखा? मेटाथीरिया। अब आगे पढ़िए अगला सवाल। अगला सवाल दे रहा है कि बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म कौन देता है? ठीक है, कमजोर विकसित बच्चे होते हैं, एक तरह से इसे कह सकते हैं अल्प विकसित। ठीक है, अल्प विकसित, या आप इसी को कह सकते हैं अपरिपक्व। क्या कह सकते हैं? अपरिपक्व। ठीक है, अपरिपक्व बच्चों को जन्म कौन देता है? जैसे कंगारू, अगर जीवों का नाम आ जाए तो याद रखेगा कंगारू। कंगारू के पेट में ऐसी थैलियां पाई जाती हैं जिसमें पुनः वो मादाएं बच्चों को रख करके उसका विकास करती हैं, तो मार्सुपियल्स थैली ये कंगारुओं में देखने को मिलती है। ये आप याद रखेंगे। कंगारू दोस्तों धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी की श्रेणी में दोस्तों आता है। ठीक है, दौड़ने वाला पक्षी। ठीक है, आगे देखिए, करा किस उपवर्ग नहीं सॉरी कंगारू नहीं, शुतुरमुर्ग था ना, शुतुरमुर्ग वो बहुत तेज भागता है। ठीक है, कंगारू नहीं। कंगारू वो थैली के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में खास करके कंगारू मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। करा किस उपवर्ग में पूर्ण विकसित स्तनधारी आते हैं दोस्तों, ये बताइए। आइए हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा प्रोटोथीरिया। क्या पढ़ा? प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में क्या होता था? अंडे देने वाले स्तनधारी, अंडे देने वाले, लेकिन हैं क्या दोस्तों? स्तनधारी जो जीव थे वो इसमें आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा मेटाथीरिया। क्या पढ़ा? मेटाथीरिया। ठीक है, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले, बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी, जन्म देने वाले स्तनधारी, ये हो गया था। अब पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म कौन देता है? तो इसका नाम है, इस वर्ग का नाम है यूथीरिया। ठीक है, ये कौन सा उपवर्ग है दोस्तों? यह स्तनधारियों का यूथीरिया उपवर्ग है जो क्या करता है? पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देता है। इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं प्लेसेंटल। ठीक है, प्लेसेंटल किस नाम से जानते हैं? इसका एक और नाम भी है प्लेसेंटल उपवर्ग। ठीक है, तो याद रखेगा इसमें विकसित बच्चों को जन्म दिया जाता है, जैसे मनुष्य वगैरह विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्लियां, ये सब विकसित बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे दे रहा दोस्तों, करा ब्लू व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, सील हो गया, डुयोंग हो गया, पेंगोलिन हो गया, छुछुंदर हो गया, चूहा हो गया, खरगोश यानी ससक हो गया, कुत्ता, हाथी, चमगादड़ हो गया। ठीक है, मनुष्य हो गए, ये सभी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब दोस्तों ये यूथीरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यूथीरिया वर्ग। क्यों यूथीरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं? क्योंकि विकसित बच्चों को ये सब जन्म देते हैं। ठीक है, विकसित
विकसित बच्चों को जन्म देने के कारण दोस्तों यह किस वर्ग में रखे जाते हैं? ये सभी यूथीरिया वर्ग के प्राणी हैं, जीव हैं, इसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। अगला है सबसे बड़ा स्तनपायी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी कहा जाता है ब्लू व्हेल को। किसे कहा जाता है? ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कहा जाता है। इस धरती का सबसे बड़ा जीव भी दोस्तों यही ब्लू व्हेल भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ब्लू व्हेल, ठीक है। सबसे बड़ा जीव भी दोस्तों यही है, ठीक है, धरती का सबसे बड़ा जीव जो है दोस्तों वह भी ब्लू व्हेल ही है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला दे रहा है दांत वाली वेलों में कौन सी विशालतम होती है? ठीक है, ऐसी वेल जिसके पास दांत होता है, ठीक है, दांत वाली वेल में कौन विशालतम होती है? तो एक स्पर्म वेल पाई जाती है, वो दोस्तों विशालतम होती है। तो यहां स्पर्म वेल का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। परीक्षा में आ जाए तो ब्लू वेल के अलावा ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि भैया इस तरह का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो स्पर्म वेल का नाम याद रखेंगे, और ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा दांत वाला शिकारी है, ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा दांत, ठीक है, सबसे बड़ा दांत वाला शिकारी, ठीक है, दांत वाला शिकारी कौन है दोस्तों? स्पर्म वेल है। जितना बड़ा दांत इसके पास है, धरती पर किसी जीव के पास इतना बड़ा दांत नहीं होता है, यह कहने का तात्पर्य है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। कर डॉल्फिन जो होती है दोस्तों, डॉल्फिन ये किस वर्ग में वर्गीकृत की जाती है? हम आप समझते हैं कि डॉल्फिन एक मछली है, ठीक है, मछली सोच के लोग सोचते हैं कि लाओ इसको मत्स्य वर्ग में रख देते हैं, लेकिन यहीं पर दोस्तों वो गलत हो जाते हैं। ना तो ये मछली है, ना तो ये मत्स्य वर्ग में आती है। डॉल्फिन को स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा जाता है दोस्तों? डॉल्फिन भरे मछली जैसी दिखती है, लेकिन है यह स्तनधारी वर्ग। क्यों? क्योंकि यह फेफड़े से सांस लेती है, बच्चों को जन्म देती है। लिखेगा फेफड़े से सांस, ठीक है, फेफड़े से सांस लेती है, बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, बच्चों को जन्म देती है, अंडे नहीं देती, ठीक है। और तीसरा है खून इसका कैसा है दोस्तों? खून इसका जो है वो गर्म खून है। तो यह भी दोस्तों बहुत बड़ी पहचान है। ये तीन पहचान की वजह से डॉल्फिन को हम स्तनधारी की श्रेणी में रखते हैं, ना कि मछली या मत्स्य वर्ग की श्रेणी में। ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार जो बच्चा नहीं पढ़ा होता ना, वो कभी भी इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी दोस्तों किसे कहते हैं? अगर ये सवाल आए परीक्षा में तो ज्यादातर बच्चे कपी के बारे में सोचेंगे, बंदर के बारे में सोचेंगे, लेकिन बंदर से भी ज्यादा कुछ लोग चींटी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि चींटी का दिमाग औसत रूप से उसके शरीर से बड़ा होता है। तो ऐसे में अलग अलग जवाब देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों के बाद अगर सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्तनधारी कोई है तो बॉटल नोज वाली डॉल्फिन है, ठीक है। नंबर 1 पर तो दोस्तों मनुष्य हैं, और नंबर 2 पर दोस्तों बॉटल नोज वाली डॉल्फिन, ठीक है। बॉटल नोज वाली जो डॉल्फिन है दोस्तों, इसे माना जाता है ये बहुत बुद्धिमान होती है, ठीक है। बाकी बुद्धिमान वाली श्रेणी में ऑक्टोपस वगैरह का नाम भी आता है, वो सब ठीक है, लेकिन जैसा सवाल पूछे, जैसा ऑप्शन दिखे, वैसा आपको दोस्तों व्यवहार करना है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं, ये क्लास बहुत बेहतरीन है। इस क्लास में तनिक भी आप टाइम पास नहीं पाएंगे। आप जैसे आज पढ़ रहे हैं एकदम सीरियस मोड में ना, ऐसे ही सीरियस मोड में पूरी क्लास आपको पढ़ाया हूं, और 8 विषय आपको कवर करा दिया हूं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और भारत का संविधान, ये पूरा चारों। और इधर 5वें नंबर पे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये भी मैं कवर करा दिया हूं, ठीक है। और ये 550 लेक्चर छोड़ो, अब हमारा ये 9वां विषय जो चल रहा है, ये तो जीव विज्ञान की क्लास चल रही है। आप भली भांति परिचित हैं कि आज हम 562 नंबर की क्लास जो है अटेंड कर रहे हैं, और यहां तो 550 लिखा हुआ है, इससे भी 12 क्लास आगे चल रहे हैं। यहां 16,500 दिया है, और हम लोग कवर कर रहे हैं 16,860 सवाल। कितना? 16,860 सवाल। ये अपने आप में मायने रखता है। आप आइए, ये एक तरह से निःशुल्क वाली क्लास है, जिसे आप सभी को देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। लेकिन ये वाली क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे, फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कर डॉल्फिन के समूह को दोस्तों क्या कहा जाता है? ठीक है, डॉल्फिन तो ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो इसके समूह को क्या पुकारा जाता है? पॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉड, ठीक है।
डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? इसके समूह को पॉड कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉड। एक झुंड में 30 से लेकर 50 से लेकर हजारों की संख्या में डॉल्फिन हो सकती है। इनके ग्रुप को दोस्तों क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं। करा सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? एक्चुअली में दोस्तों सही बताऊं ना, ये जो सील है ना, हम लोग इसे मछली जरूर करें, लेकिन एक्चुअली में मछली नहीं है। सील दोस्तों एक स्तनधारी जीव में रखी जाती है। ठीक है, सील क्या दोस्तों? मछली नहीं है, सील स्तनधारी जीव है। और आपको भरोसा दिलाऊं, अब स्तनधारी जीव है, अब मछली है, तो अब मैं कहूं ये मछली भौंकती है तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ये भौंकना इसका गुण है। ठीक है, इसके आवाज को क्या कहते हैं? भौंकना। ठीक है, भौंकना। जैसे कुत्ते भौंकते वैसे। आइए पहले इसका एक चित्र मैं दिखाता हूं, मैंने यहां इमेज में लगाया हुआ है। ये दोस्तों सील नजर आ रहा होगा, एकदम कुत्ते जैसा इसका शकल भी नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो ये भौंकने जैसी आवाज करता है, शकल भी कुत्ते जैसा दिख रहा होगा, लेकिन है ये सील। ठीक है, तो इसे आप याद रखें दोस्तों, बड़ा प्यारा सा सवाल है। और ये भौंकना बिल्कुल सही है। परीक्षा में सवाल आ जाना, हर एक बच्चा गलत जवाब देगा। क्यों? उसने कभी सुना ही नहीं होगा कि ये भौंकता भी है। ये जो सील है ना, ये वेलिंग की तरह आवाज निकालती है, भयानक वेलिंग की तरह आवाज निकालती है दोस्तों, वेलिंग ध्वनि। ठीक है, एक तरह से वेलिंग ध्वनि का मिश्रण होता है, वेलिंग ध्वनि का मिश्रण। ठीक है, वेलिंग ध्वनि का मिश्रण रहता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में। करा विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन दोस्तों? सबसे तेज दौड़ने वाला। ठीक है, सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर, ये दोस्तों नंबर 1 पर कौन आता है? तो नंबर 1 पर दोस्तों चीता आता है। चीता, शेर मत कीजिएगा, शेर 5वें नंबर पे आता है, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। दूसरे नंबर पे प्रोगहार्न का नाम आता है। ठीक है, प्रोगहार्न। ठीक है, प्रोगहार्न ये दूसरे नंबर का जीव है। अच्छा, एक पक्षी है जो चीता से भी तेज उड़ता है दोस्तों, उसका नाम है पेरेग्रीन। ठीक है, चीता तो दौड़ता है, लेकिन अगर उड़ने वाला पक्षी देखेंगे तो चीता से भी तेज है, पेरेग्रीन फाल्कन उसे बोलते हैं। ठीक है, एक पक्षी है पेरेग्रीन फाल्कन, लिखेगा पेरेग्रीन फाल्कन। ठीक है, फाल्कन यह एक पक्षी है दोस्तों। अगर रफ्तार देखेंगे ना तो इसकी रफ्तार दोस्तों, ठीक है, चीता से भी अधिक। ठीक है, से अधिक। ठीक है, लिखिएगा यहां पे, चीता से भी इसकी अधिक रफ्तार है। ठीक है, चीता से अधिक रफ्तार में यह उड़ती है, यह आप याद रखेंगे। लेकिन यहां जमीन पर दौड़ने वाले की बात हो रहा था, इस वजह से दोस्तों चीता बोला मैंने। शेर मत कीजिएगा, शेर 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब वो 5वां नंबर के बीच में बहुत सारे जानवर हैं, तो काम की बातें पढ़िए। करा प्रोबोस्किस क्या है? ठीक है, प्रोबोस्किस। ठीक है, प्रोबोस्किस एक्चुअली में ये सूंड को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रोबोस्किस, ये सूंड को कहा जाता है। ये सूंड जैसे हाथी का सूंड हो गया। ठीक है, हाथी का सूंड क्या कहलाता है? प्रोबोस्किस कहलाता है। इसी तरह बहुत सारे कीट होते हैं। ठीक है, कीटों में दोस्तों ये जो सूंड होता है ना, ये सूंड एक तरह से याद रखेगा, गंध सूंघने का काम करता है इससे। ठीक है, सूंघने के काम। और मच्छरों में दोस्तों ये सूंड होता है वो धसाने के काम। ठीक है, क्या करते हैं? धसाने को मैं क्या लिखूं? लिख दीजिए धसाना ही, अब क्या लिखूं? ठीक है, धसाने के काम। ये जो सुई लगा करके मच्छर काटता है ना, वो यही प्रोबोस्किस ही होता है। ठीक है, तो इसका अलग अलग रूप देखने को मिलता है। फिलहाल आप सूंड बताइएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, पशुओं में छोटी आंत किसकी सबसे छोटी होती है? ठीक है, छोटी आंत तो हर जीव में होती है, लेकिन सबसे छोटी आंत, सबसे छोटे आकार में छोटी आंत किसकी होती है? तो याद रखेगा पशुओं की बात कर रहा है, पशु की बात कर रहा है, तो पशुओं में याद रखेगा शेर की आंत। जी हाँ दोस्तों, शेर यानी लायन। ठीक है, लायन की आंत जो होती है दोस्तों ये सबसे छोटी होती है। क्यों? अच्छा मैं बता दूं। ठीक है, खास करके जो मांसाहारी जंतु हैं, ठीक है, समझिए इसका उत्तर क्या है। मांसाहारी जितने जंतु हैं, क्योंकि मांस का सेवन करते हैं, तो मांसाहारी जंतुओं की आंत हमेशा छोटी होती है। ठीक है, छोटी आंत होती है। ठीक है, आंत इनकी कैसी होती है दोस्तों? ये छोटी, ये मैं साइज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो छोटी आंत क्या होती है? उसका साइज ही कम होता है। लेकिन जब कोई जीव क्या होता है दोस्तों? शाकाहारी होता है। तो शाकाहारी जीवों की क्या खासियत होती है? शाकाहारी जो जीव होता है ये पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, फल फूल, ठीक है, फल फूल, ठीक है, फल फूल सब्जी, इन्हीं सब का दोस्तों ये सेवन करते हैं। तो इनमें होता है फाइबर।
फाइबर यानी रेशा, ठीक है, फाइबर होता है, फाइबर यानी रेशा होता है, और इसको पचाने के लिए, ठीक है, साइज आंत की जो होती है दोस्तों, छोटी आंत बड़ी पाई जाती है, ठीक है, छोटी आंत की जो साइज होती है दोस्तों, वो साइज क्या होती है, ये रेशे को पचाने के लिए ज्यादा उसकी लंबाई चाहिए होती है। इस वजह से मनुष्य जो कि सर्वाहारी है, क्योंकि मांस भक्षण भी करता रहता है और जो है शाकाहारी वाली श्रेणी में भी आता है, तो रेशेदार जो आइटम होते हैं, फाइबर वाला जो खाना होता है, उसको पचाने के लिए छोटी आंत लंबी चाहिए होती है। जबकि शेर वो तो फल फूल पेड़ पौधे सब खाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका शरीर उस लायक बना, खा लेगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसकी आंतें ही दोस्तों छोटी होती है, ठीक है, चाहे उसको कितना भी भूख क्यों ना लगा हो, लेकिन जो उसका भोजन है वो इसी चीज को ग्रहण करेगा, ठीक है। करा भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? उड़न लोमड़ी, ये सोच करके बच्चे को लगता कोई लोमड़ी है जो उड़ती होगी, नहीं दोस्तों, यह एक विशेष चमगादड़ है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एक विशेष प्रकार का क्या है दोस्तों, चमगादड़ है, ठीक है, यह विशेष प्रकार का एक चमगादड़ है, ठीक है। और चमगादड़ तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों, ये स्तनधारी वाली श्रेणी में आता है, ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है, ये विशेष चमगादड़ है, ठीक है, और ये फल खाता है चमगादड़, समझो बात को। ये उड़न लोमड़ी दोस्तों, ये फल खाने वाला, ठीक है, फल खाने वाला यह चमगादड़ है। खास करके दोस्तों केला वगैरह के पेड़ पौधों पर दोस्तों ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, उड़न लोमड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस तरह से इस चीज को भी आप याद रखिएगा। करा अंगोरा ऊन ये किससे निकाला जाता है दोस्तों? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन जो है दोस्तों ये खरगोश से मिलता है, ठीक है। अंगोरा ऊन ये किससे प्राप्त होता है? यह खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक है। खरगोश, कभी कभी आपके परीक्षा में सशक भी मिल सकता है, सशक खरगोश को ही कहा जाता है। या आप याद, उनके जो घने बाल होते हैं, घने बाल को फर कहा जाता है, ठीक है, याद रखेगा। इनके जो घने बाल होते हैं, इसी बाल को फर कहा जाता है, और इसी फर से दोस्तों ये अंगोरा ऊन जो है प्राप्त किया जाता है। करा नीलगाय, नीलगाय दोस्तों ये किस कुल के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो याद रखेगा, वैसे आप देखेंगे एग्जाम में तो आपको मिलेगा हिरण कुल। जी हाँ दोस्तों, ये हिरण कुल के अंतर्गत आती है। तो चाहे आप नीलगाय की बात कर लीजिए, चाहे आप भेड़ की बात कर लीजिए, चाहे आप बकरी की बात कर लीजिए, ये सब दोस्तों इसी कुल में आती है, ठीक है। हाँ, भेड़ बकरी नीलगाय सब इसी कुल में आती हैं। वैसे एक अलग से कुल है, वर्ग है, उसको बोलते हैं बोविडे, ठीक है। अगर या तो ये ऑप्शन मिलेगा या तो एक ऑप्शन मिलेगा बोविडे, ठीक है, बोविडे कुल भी मिल सकता है। तो याद रखेंगे, या तो हिरण कुल मिलेगा या तो बोविडे कुल मिलेगा, ये आप याद रखेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिलेगा। करा किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? ठीक है, खुर नहीं पाए जाते हैं। दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं, कहां पर खुर नहीं पाए जाते हैं और कहां पर खुर पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। दोनों चीज आपको बता देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर खुर न पाने की बात हो जाए तो याद रखेगा, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ठीक है, कुत्ता बिल्ली शेर चीता, ठीक है, लोमड़ी हो गई, ठीक है, लोमड़ी हो गई। खास करके जितने भी मांसाहार वाले जीव जंतु हैं ना, गीदड़ हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, गीदड़ हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, बाघ, ठीक है, गीदड़ हो गया, बाघ हो गया। ये खास करके दोस्तों मांसाहार वाले जितने भी जंतु, इन सब में नहीं पाया जाता। पाया किस में जाता है? पाया जाता है जैसे गाय हो गई, बैल हो गए, घोड़ा हो गया, और ठीक है, इन सब में दोस्तों ईटीसी, इन सब में दोस्तों खुर पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो बड़ा अच्छा सा ये सवाल है आपके लिए। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दे रहा है कि कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ठीक है, ठोस मूत्र। अरे यार, मूत्र कौन ठोस उत्सर्जित करता है? पेशाब करेगा तो लिक्विड ही तो निकलेगा। और यहां क्या लिखा दोस्तों? एक ऐसा जानवर है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, ठोस निकालता है दोस्तों। ये हम बात कर रहे हैं कंगारू चूहा का। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? कंगारू चूहा की बात कर रहा हूं। कंगारू चूहा दोस्तों ये रेगिस्तान में पाया जाता है। ज्यादा बाथरूम करेगा तो ज्यादा पानी भी पीना पड़ेगा, इसलिए बेचारा सोचता है कि पेशाब ही ना करे। वो पेशाब को रोके रोके रहता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब ये ठोस रूप में बदल जाता है, ठीक है, और तब दोस्तों ये पेशाब कर देता है। तो कंगारू चूहा का नाम याद रखेंगे। और भी जानवरों में जैसे जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं, ठीक है, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, खास करके छिपकली या सांप की बात करें तो वो भी इसी तरह करते हैं, ठीक है। छिपकली
छिपकली, छिपकली एवं सांप, ठीक है, छिपकली यहाँ सांप, यह भी दोस्तों ठोस मूत्र उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, ठोस मूत्र उत्सर्जन, ठीक है, यह भी दोस्तों ठोस मूत्र उत्सर्जन करते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आपके घर में होगा ना, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। कुछ कीड़े होते हैं दोस्तों, कुछ कीड़े होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को पेस्ट के रूप में निकालते हैं, ठीक है, इसको पेस्ट के रूप में निकालते हैं, ठीक है। तो उनका भी एक तरह से ये यूरिक एसिड ही तो होता है जो पेशाब होता है, ठीक है, यूरिक ही होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मात्रा उसकी ज्यादा होती है, तो ये पेस्ट रूप में ये कुछ कीड़े निकालते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कंगारू चूहा ही उत्तर हो सकता है, और भी ऑप्शन मिल सकता है। प्राणी जगत में किस एक कपी महापरिवार सदस्य कहा जाता है, कपी महापरिवार का सदस्य दोस्तों कहा जाता है प्राणी जगत में। ये दो तरह के होते हैं। अच्छा, आपसे पूछा कि प्राणी जगत में कपी महापरिवार के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है होमिनोइडिया। क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है होमिनोइडिया कहा जाता है। और आप पढ़ेंगे होमिनोइडिया की दो शाखाएं होती, ठीक है। इन्हीं दो शाखाओं में आप वानरों के बारे में पढ़ते हैं, तो एक शाखा होता है हीनकपी और दूसरा शाखा होता है महाकपी, ठीक है। एक शाखा होता है हीनकपी और दूसरा शाखा होता है महाकपी, ठीक है, हीनकपी और महाकपी। आइए इसके बारे में भी आपको बता देता हूं, सवाल सुनिएगा। करा हीनकपी के अंतर्गत कौन कौन आता है, हीनकपी के अंतर्गत कौन कौन आता है, महाकपी के अंतर्गत कौन कौन आता है, इस तरह सवाल बनता है। तो ये जो गिब्बन वगैरह पढ़ते हैं ना, ये कई जो लोग नहीं जानते हैं वो उसको महाकपी में रखते हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसे आप याद रखेगा, ये गिब्बन दोस्तों बंदरों की एक प्रजाति है। गिब्बन ये हीनकपी के अंतर्गत आता है। शियामंग एक और जीव है दोस्तों, वो भी इसी श्रेणी में आता है, ठीक है। ये सभी दोस्तों किस श्रेणी में आते हैं, इनको रखा जाता है हीनकपी वाली श्रेणी में, सिर्फ इनको, ठीक है। और ये मानव सदृश, पूछता सवाल, मानव सदृश लघुत्तम कपी दोस्तों कौन सा है। सवाल आया मानव सदृश यानी मानव के जैसा दिखने वाला लघुत्तम कपी, लघुत्तम सबसे छोटा कपी वो कौन दोस्तों, वो ये गिब्बन ही है। इसे भी आप याद रखेंगे। अब अभी हीनकपी तो आप देख ही रहे हैं, मान लीजिए ही सवाल महाकपी का आ गया तो कि भैया महाकपी के अंतर्गत हम किसे किसे शामिल करते हैं, तो हीनकपी वाले में तो आपने गिब्बन को शामिल कर दिया था और महाकपी वाले में कई सारे आते हैं। हम मनुष्य भी दोस्तों इसी महाकपी वाले में आते हैं। आपने चिंपैंजी का नाम सुना होगा, चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी यह भी इस महाकपी वाली श्रेणी में आता है। गोरिल्ला वगैरह का नाम सुना होगा, गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला वगैरह का नाम सुना होगा। ये सभी दोस्तों किस श्रेणी में आते हैं, ये महाकपी वाली श्रेणी में आते हैं। लेकिन गिब्बन जो है वो हीनकपी वाली श्रेणी में आता है। अगला सवाल करा कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानरों के गुणों से पृथक करता है, ठीक है। तो याद रखेगा मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति है जो अन्य जानवरों में नहीं है, ठीक है। मनुष्य के अंदर दोस्तों जानने की जिज्ञासा है, ठीक है, जानने की जिज्ञासा, हर चीज के पीछे जिज्ञासा है, इसलिए मनुष्य आगे है, ठीक है। मनुष्य के पास दोस्तों तर्क ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ठीक है, आत्मज्ञान है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों उसके पास है जो उसको पशुओं से अलग बनाता है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। अगला है कि कौन से जानवर रेशे को अच्छी तरह पचा नहीं पाते, कौन से जानवर ऐसे हैं जो रेशे को अच्छी तरह पचा नहीं पाते। देखिए साफ तौर पे कहूं तो कोई भी मांसाहार जानवर, ठीक है, मांसाहारी जानवर है तो याद रखिएगा वो कभी भी रेशे को पचा नहीं पाएगा। क्यों, उसका आंत ही छोटा होगा, कैसे रेशा पचाएगा। फाइबर को पचाने के लिए छोटी आंत का साइज बड़ा होना चाहिए। तो और यहां पे अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखेगा सुअर, ठीक है, सुअर दोस्तों रेशा नहीं पचा पाती है, जबकि सुअर दोस्तों सर्वाहारी में आती है, ठीक है। यह शाकाहारी भी है और यह मांसाहारी भी है, ठीक है, शाकाहारी भी है और यह मांसाहारी भी है, तो याद रखेंगे। लेकिन फिर भी ये सुअर जो है दोस्तों रेशेदार भोजन को पचा नहीं पाती है, ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है।
तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास का, जो क्लास मैं पढ़ा रहा हूं अब तक, जो 550 क्लास आपने देखा, इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, कई बार बच्चा पूछता है कि सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो इसका पीडीएफ दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिए वैदिकी ऐप से या वेबसाइट से, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर एक नोट कर सकते हैं, अगर कोई इंक्वायरी करना है पीडीएफ के रिगार्डिंग तो दोस्तों आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोर्स वगैरह चाहिए तो स्टडी 91 पर एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। भरोसा कीजिए, अगर आपको निःशुल्क में इतनी अच्छी क्लास दे सकता हूं तो मेरे पेड कोर्स में जो कंटेंट होता है ना, वो यूट्यूब की अपेक्षा कई गुना अच्छा मिलता है दोस्तों। आप एक बार पढ़ के देखो, कोई एक बैच पढ़ के देखो। मैं बच्चे को ज्यादा बैच पढ़ने के लिए नहीं बुलाता, मैं कहता एक बैच पढ़ के देखो। एक बैच पढ़ लोगे तो तुमको चैन ही नहीं मिलेगा, कहोगे नहीं दूसरा भी हमको आप ही से पढ़ना, तीसरा भी आपसे ही पढ़ना। क्यों? मामला ही नहीं कि नितिन सर क्या क्या पढ़ा देंगे, मामला यह है कि आपको समझा कौन पाता है। आपका काम क्या है? आपका काम है चीजों को आसान भाषा में समझना और एग्जाम क्वालिफाई करना। भाई इतना ही तो उद्देश्य है, वो उद्देश्य दोस्तों यहां से पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं बुला रहा हूं। तो आप आइए एक बार मौका दीजिए, हमारे साथ अपनी तैयारी करके देखिए, बेशक बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।